विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य पर आरंभ होने वाली अरुणाचल प्रदेश के जाजिंजा लेखन ग्रुप के आज के श्रृंखला में आपके समक्ष मैं इंग पर में लेकर आई हूँ अरुणाचल प्रदेश के आदि समुदाय की एक लोक गाथा जाजिंजा। ये लोक गाथा पोदी बारहवीं पर्व की उत्पत्ति गाथा भी है। आदि समुदाय का जीवन शैली मुख्य रूप से खेती, प्रकृति और पूर्वजों पर आधारित है, अतः हमारे पर्व त्यौहार भी इन्हीं से संबंधित होते हैं। पोदी बार भी ऐसा ही एक त्यौहार है। दिसंबर को प्रतिवर्ष बड़े हर्षोल्लास के साथ 5 और 6 तारीख को प्रमुख रूप से आदि उपसमुदाय पाइलबो, रामो, बोकार लोग इसे मनाते हैं। पहले इसे पारिवारिक रूप से मनाते थे, तब इसका रूप पर्व था। उनमें गंभीरता और गहनता अधिक थी। बाद में ये सामूहिक रूप से मनाया जाने वाला त्यौहार बन गया। आदि समुदाय अपने पूर्वजों का सम्मान करते आए हैं। तानी हमारा पूर्वज है, वो एक सामाजिक आदर्श है, हमारी पहचान है, मात्र किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं है। हमारे कबीलों के विकास यात्रा का प्रतीक शब्द है, उनका सम्मान करने का अर्थ है। ज्ञात अज्ञात पूर्वजों का सम्मान करना। अतः तानी दर्शन क्या है, इसमें सामाजिक मूल्य क्या है, ये जानना आवश्यक है। लोक साहित्य इसका मजबूत स्रोत है, आधार है। लोक गाथा जाजिंजा के माध्यम से आप तक तानी दर्शन को पहुंचाने का प्रयास करूंगी। पोदी बारहवीं त्यौहार के समय माता पोदी बारहवीं से अच्छे फसल, अच्छे स्वास्थ्य के लिए आशीर्वाद मांगते हुए अहोभाव प्रकट किया जाता है। पारंपरिक गीत एवं नृत्य इसके आकर्षण के केंद्र होते हैं। म्यूजिक और न्यबो यानी रहस्यदर्शी गायक मंत्रोच्चारण की शैली में न्योगांग, जाइंग और बारी अर्थात इस पर्व के उत्पत्ति कथा को गाते हैं। कयुम पान सिबेगा जाजिंजा, यूरोब यिकुला जाजिंजा, अनग मुत जाजिंजा, मोइंग बोसोना जाजिंजा। कयुम पान अर्थात प्राचीन काल में कहीं ऊंचे बर्फीले पहाड़ों में एक प्रकार का वृक्ष हुआ करता था। एक दिन उनमें से एक बीज टूटकर जमीन पर गिरा। वो लुढ़कते हुए मिति मितांग नामक इलाकों में चला गया। यहाँ वह चिबुम बुमसी बुम्मो नामक वृक्ष बन गया। उस वृक्ष से एक आवाज़ आई, कोया कोया। वहाँ अबंकार नामक आदमी ने उसके तने को काट कर देखा। उसमें से 2 सुअर निकल आए। दोनों सुअरों को मिति मितांग यानी कल्पित गर्म प्रदेश के लोगों ने लकड़ी से बने सुअर को दाना देने के पात्र दांगबे में भोजन करवाया। उन्होंने सुअर पालने का प्रयास किया, परंतु वे मनुष्य के साथ नहीं रह सकते थे। उनका स्वभाव इसके अनुकूल न थे, इसलिए दोनों सुअर जंगल की तरफ भाग गए और सिचिंग चिंगुंग कुंगोंग रालोंग अर्थात धरती रूपी रहस्यमय जंगली पशुओं के परिवार का हिस्सा बन गए। वे गुंगोंग रालोंग अर्थात जंगली सुअर बन गए। उस दिन के बाद मिति मितांग के लोगों के खेतों को दोनों सुअर नष्ट करने लगे। इससे लोगों को बहुत परेशानी होने लगी। उन्होंने उन्हें मारने के लिए अबंकारी को बुलाया। वो एक कुशल आखेतक था। सुअरों के पदचिन्ह जेमेन लिंगतांग नामक पत्थर में दिखाई पड़ा। अबंकारी ने बहुत सारे जहरीले तीर बनाए। उन्होंने बांस काटने के लिए समीर जंगली चूहा को बुलावा भेजा। कटे बांस को फाड़कर पोयो पिंगोग अंश पगर नामक एक पक्षी को तरकश के ढक्कन बनाने को कहा। वो चिंगबोगे बूसू लोहार से लोहे का चाकू और केपमो लोहे का नुकीला धनुष ले आए। हथियार तैयार हो गए तो अबंकारी ने जंगल जाने की तैयारी की। उसने भोजन को कोकम पट्टा में बांधकर बांगो घर के पवित्र स्थान जहाँ शिकार के पशुओं के सिंग को रखा जाता है में रखा। बांगो की दीवार पर लटकाए गए तख्ते में अदरक का एक टुकड़ा रखकर अबंकारी ने उस पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए प्रार्थना के गीत गाए। हे माता प्रकृति, मुझे सुअर को मारने की शक्ति से संपन्न करे।
उनकी आत्मा को यहीं पर कैद कर दे। बर्फीले पहाड़ों को हम निष्प्राण नहीं मानते, वो जीवन का प्रारंभ है, वहीं से नदियों का अस्तित्व शुरू होता है। वो जीव जगत का स्रोत है, उद्गम स्थल, वहीं से हमारे पूर्वजों ने बीज की तरह अर्थात प्रकृति के शुद्धतम गर्भ से जन्म लिया, मैदानी इलाकों की यात्रा की, एक बीज का टूटकर लुढ़कते हुए मिति मितांग में जाना, यह आदि समुदाय के अपने बाकी के तानी वंश के लोगों को छोड़कर आगे अपनी भिन्न यात्रा कथा का संकेत है। यही से पोदी बारहवीं की कथा शुरू होती है। यह अनुपम कथा है क्योंकि इस गीत के द्वारा इस बात का पता चलता है कि आदि समाज अपनी यात्रा कथा का स्रोत स्त्री को मानते हैं। दर्शन के मूल में स्त्री शक्तिशाली और प्रभावशाली है, उसी से संस्कृतियाँ जन्म लेती हैं। अभंकर अर्थात अन्य समाज के लोग हमारे पूर्वजों को ख़त्म करना चाहते थे, किंतु वे फिर भी भिन्न भिन्न रूप लिए जन्म लेते रहे, बचते बचाते रहे, नदियों की तरह यात्रा करते रहे, अपने पहचान को किसी न किसी रूप में सुरक्षित संरक्षण करते रहे। गाथा के अनुसार सुअर को जब पालने का प्रयास करते हैं तो वे जंगल की तरफ भाग जाते हैं। इसका अर्थ इस तरह भी किया जा सकता है, हमारे पुरखे स्वतंत्र लोग थे, किसी के अधीन रहने को वे स्वीकार नहीं करते थे, अतः उस जगह को अपना बनाया जो स्वतंत्र था, जहाँ समानता थी, प्रकृति अपने शुद्ध रूप में विद्यमान थी। इसी से उनकी अपनी भिन्न पहचान बनी रही। वृक्ष, बीज, जंगली सुअर सब एक ही गर्भ से उत्पन्न हुए। चूहों पक्षियों से सहायता लेने का अर्थ है हम प्रकृति पर ही आश्रित हैं, उन्हीं से हमने सब कुछ सीखा। सुअरों की कोया कोया की आवाज़ें प्रकृति की आवाज़ें हैं, किंतु मनुष्य से भिन्न पत्थरों पर उनके पदचिन्हों का दिखना इस बात का सूचक है कि हमारे पूर्वजों का इतिहास अमिट है, समय उनको नहीं मिटा सकता। लोहे का चाकू और धनुष इस बात का सूचक है कि हमारे कुछ पूर्वज थे, लोहे का काम करने में भी दक्ष थे, उनको इसका ज्ञान था। अपनी मजबूती, बनावट और आकार के कारण कोकम यानी जंगली पत्ता प्रत्येक शुभ कार्यों में प्रयुक्त होता है। अदरक का स्वाद और गंध सकारात्मक वातावरण उत्पन्न करने में सहायक होती है। इसके डंठल लंबे पट्टों से ढके रहते हैं, जो एक तरह का रहस्य का आवाज़ करवाता है, अतः इसका भी प्रयोग शुभ अवसरों पर किया जाता है। चोइन बोमी योनि से जाजिंजा, गुम्बोग मोतोनम जाजिंजा, सिली में हजार जाजिंजा, जालन न्योतोमो जाजिंजा, हगोगो पिंगोग जाजिंजा, पोदिंगो दनंगो जाजिंजा, लेवारंगो बारबिंगो जाजिंजा, दमुंगो दनंगो जाजिंजा। अर्थात अभंकार तबो और रोबो नामक दो कुत्तों को लेकर जंगल के लिए निकल गए। उसने जहरीले ओमो पौधे को खोज निकाला, उसे चिंगनक चिंदक लिप नामक गुफा के अंदर पीसकर 3 दिन तक आर्य किया ताकि वो और अधिक जहरीले हो सके। आर्य ओमो को असरदार बनाने का अनुष्ठान है। इसके बाद जहर को तीर के नुकीले हिस्से में लगाकर जंगली सुअर को ढूंढने लगे। दोनों कुत्तों तेबो और रोबो की मदद से सुअर को गुंगोगरादा बाला नामक स्थान पर मार गिराया। शरीर में तीर लगने के बावजूद सुअर भागने लगे। दुंगिंग हार्लिंगदिंगो नामक झरने के भीतर जाकर उसने अपना दम तोड़ दिया। झरना बहुत बड़ा था, कोई उसके अंदर नहीं जा सकता था। अभंकारी ने तरुम यानी मकड़ी के जाल की मदद से भीतर प्रवेश किया, फिर सुअर को टुकड़ों में काट दिया। सुअर के पेट से क्यूमदुंगो यानी बड़ी आठ को चाकू से छेड़ दिया। उसे 2 अंडे निकले जिनसे चिरप चिरप की आवाज़ें आने लगी। अभंकारी अंडों को फोड़ने का प्रयास करने लगा। मिरबोलोंगबो पक्षी से इन्हें फोड़ने के लिए मदद मांगा, परंतु सफल नहीं हुआ। अंडों को पानी में फेंक कर देखा, वे फिर भी नहीं फूटते। इस तरह अंडे को फोड़ने का सिलसिला आरंभ हो जाता है।
आबंकारू ने अंडों को फोड़ने के लिए दुंगिंग मेदो अर्थात लोहार के पास जाकर हथौड़ा नुमा एक औजार बनवाया। उसकी मदद से एक अंडा मेदो लिंतक नामक पत्थर में फूट गया। उससे एक कीड़ा निकला और वो कीड़ा मितिमितांग के लोगों की तरफ ही उड़ गया। दूसरे अंडे से कोई आवाज़ नहीं निकली। आबंकारू ने उसे तपुंग एक प्रकार का घास से घोंसला बनाकर अलंग लबार अर्थात पत्थर के एक छेद में रख दिया। उसे एक सुंदर मानव बच्ची निकल आई। उसका सौंदर्य अनुपम था। दीमो बुतो बर्फीले पर्वतों पर पाया जाने वाला एक जंगली फूल से सुंदर थी वो। यही पोदी बार्बी थी। इस तरह उनकी उत्पत्ति पुलिंग अलिंग अर्थात पत्थर से हुई। यही कारण है कि हम मानते हैं पत्थरों की संतान हैं हम। सुअर का झरने के भीतर प्रवेश करना, वहीं पर 2 अंडों का जन्म होना खास संकेत को दर्शाता है। इसका अर्थ यह भी है कि पत्थरों को जल ने पैदा किया, नदी को पत्थर ने। नदियाँ बहती हैं तब मनुष्य और जीव जंतुओं को जीवन मिलता है। 2 सुअर 2 अंडे अर्थात हर बार 2 के जोड़ी में ही उत्पन्न होना दिखाया है, जिसका अर्थ है स्त्री और पुरुष एक साथ जन्मे। पहले से ही मितिमितांग और आबंकारू की उपस्थिति इस बात का द्योतक है कि वो अन्य समाज के लोग थे। उनसे हमारे कबीलों के पूर्वज अपने दर्शन और पहचान के साथ ही मिले थे। अपना इतिहास कभी नहीं भूले, गीतों और कथाओं के माध्यम से आगे बढ़ाते गए। इन्हीं पर आदि संस्कार आधारित है। इसीलिए प्रकृति और पूर्वजों पर आधारित है हमारा पर्व त्योहार। जब व्यक्ति अपने पहचान को किसी भी कीमत पर छोड़ने से इनकार करता है, तब अन्य समाज के लोग भी उसका सम्मान करने लगते हैं, उसकी मदद को आगे आते हैं। इसी को दिखाने के लिए इस कथा में आबंकारू को एक अंडे को पत्थर के छेद में घोंसला बनाकर रखते हुए दिखाया गया है। तीर लगने के बावजूद सुअर का भागना, झरने के भीतर जाकर मर जाना, यह हमारे पूर्वजों के साहस और अपने को बचाने के विशेष ज्ञान का संकेत है। उन्होंने अपनी जान दे दी, किंतु किसी तरह अपने वंश को बचाया। अंडों के रूप में वो फिर निकल आए। चिड़प चिड़प की आवाज़ों से फिर से प्रकृति के गीत गाने लगे। आज सबों तक मैं ये जानकारी पहुंचाना चाहती हूँ कि प्रस्तुत लोक गाथा में जितने भी शब्द प्रयोग हुए हैं, सब आध्यात्मिक संकेत लिए हुए हैं। सामान्य बोलचाल में प्रयुक्त होने वाले शब्दों से इतर है। वृक्षों, स्थानों, पत्थरों, झरना, सुअर, पक्षी इत्यादि सभी को सम्मान के साथ संबोधित किया गया है। यहाँ तक कि जहर को भी असीम श्रद्धा के साथ संबोधित करते हैं, क्योंकि वो भी एक ही गर्भ से उत्पन्न हुए हैं। हम भाई भाई हैं। उनका अपना महत्व है, उद्देश्य है। यही इस गीत की खासियत है। इससे पाठक और श्रोता के भीतर का भाव जगत ऊंचे पहाड़ों की ओर यात्रा करने लगता है। उनका मानसिक जगत समृद्ध होने लगता है। आरुम बोध कलिंग जाजिंजा मोक आरुम आयोर जाजिंजा आरुम आयोर कबांगम जाजिंजा दोंगजेंग बोमोंग लुदुबो जाजिंजा आरुम न सोंगजुगो जाजिंजा। अर्थात पोदी बार्बी के कई भाई हुए। पुलिंग लिंके केबी यानी छोटा पूंछ वाला चूहा, पुलिंग लिंगरो रो बर्फीले क्षेत्र में रहने वाला पूंछहीन चूहा, पुलिंग लिंकुंग कुनुंग पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाला, इसे कस्तूरी कह सकते हैं। कुनुंग को सुकुंग भी कहा जाता है। पुलिंग लिंगहर हर्द अर्थात सिंग वाला मृग, पुलिंग लिबेन बेनबो यानी पहाड़ी बकरी, पुलिंग लिंगदे दोपो बड़ी चिड़िया, पुलिंग लिंगो मोपो चिड़िया की प्रजाति, पुलिंग लिचाम चाम्बिंग यानी जंगली मुर्गी, पुलिंग लिंको कुलिंग एक प्रकार की चिड़िया। कहते हैं
बारबी भाइयों के साथ हंसी खुशी से रहते थे। उनको भाइयों से अपार प्रेम था। बारबी परिवार की ढेरों जिम्मेदारियां अपने कंधों पर लेती। वो भाइयों का देखभाल करती और सबके साथ खूब हंसती, खेलती, मस्ती भी करती थी। बारबी भाइयों को माता पुलिंग अर्थात पत्थर से जन्मे कथा को सुनाती, परंतु वो अपने भाइयों को कहते कि अपने घर में सबके साथ हमेशा के लिए वह नहीं रह सकती। उसे विवाह कर अपना घर छोड़कर नया घर ससुराल में बसाना है, ससुराल में अपना शेष जीवन बिताना है। वो गाती हैं, पुदिंगोम दनेंगोम जाजिंजा लबारंगोम बारबिंगोम जाजिंजा मिति मुइंग दम्बोकु जाजिंजा पुदम सेबे युनो गोबो जाजिंजा रुइंग लंतोकु जाजिंजा पुदिंगो दनेंगो जाजिंजा। गाथा के अनुसार बारबी बड़ी होने लगी। उसकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक पहुंचने लगे। मिति मितांग के लोगों ने जमीन पर चलने वाला जंगली मुर्गा पुरसिंग को गिंदो यानी संदेश वाहक या मध्यस्थ जो विवाह में दो परिवारों को जोड़ता है बनाकर बारबी के यहाँ उसका हाथ मांगने भेजा, परंतु वो नहीं पहुँच पाया क्योंकि वो अधिक उड़ नहीं सकता था। तब तेज उड़ने वाला एक छोटा पक्षी पिंगोलो लिंगडुंग तारतुंग को भेजा। वो गंतव्य स्थान पर पहुंच गया। बारबी विवाह के लिए राजी हो गई। अपने ही विवाह की खुशी में वो गाने लगी, मैंने पुलिंग पत्थर के खोख से लड़की के रूप में जन्म लिया। इन ठंडे पहाड़ों को छोड़कर मैं मिति मितांग गर्म प्रदेश में बसने जा रही हूँ। बारबी अपने मेदांग यानी विवाह के लिए सजने संवरने लगती है। सिर पर दुम्पेन, पायल नुमा आभूषण, पैरों में लिकन, बुलू आदि को पहनती हैं। बुलू बड़ी अनोखी कमरबंद है। ये बहुत भारी होता है। इसमें मेचो भी लगा होता है। ये लोहे का होता है। साथ में छोटा सा पत्थर और कुछ सूखी झाड़ी होता है जिसे हापे कहते हैं। मेचो माचिस जैसा होता है। प्राचीन समय में इसे अग्नि जलाने के लिए आदिजन प्रयोग करते थे। मेचो और पत्थर से आग निकालकर हापे के सहारे अग्नि का प्रबंध किया करते थे। यह ज्ञातव्य है चूँकि हम पोदी बारबी की संतान हैं, अतः वर्तमान समय में वे स्त्रियाँ इन्हीं गहनों को पहनकर पोदी बारबी पर्व में पोनुंग नृत्य करते हुए अपनी पुरखी माता पोदी बारबी का स्वागत करते हैं। जादो में तांगिंग जाजिंजा तिनलंग लाएकु जाजिंजा आरुम सिसे रोकू नम जाजिंजा आयोरण्यम कपकू नम जाजिंजा। अर्थात सज धज कर माता बारबी अपने घर परिवार को छोड़कर ससुराल जाने की तैयारी करने लगी। खुशी खुशी जाने के लिए उन्हें तैयार होते देख सभी भाई भावुक होकर रोने लगे। भाई बहन मिलकर रोने लगे। बारबी ने भाइयों के लिए अपने दाएं पंख को काटकर रख दिया और रोते हुए घर से धीरे धीरे निकलने लगी। मार्ग में जहाँ जहाँ रुकी वह स्थान सूखता चला गया। पेड़ के नीचे विश्राम किया, पेड़ सूख गया। बांसों के नीचे विश्राम किया, बांस सूख गया। जिसको भी स्पर्श करती वो सूखता चला गया। उसके भाइयों की आंखों से निकले आंसू बारिश बन गया। रुदन की आवाज़ों से धरती हिलने लगी। बर्फ़ के पहाड़ बारबी का पीछा करने लगे। उसके कारण बांस, पेड़ आदि टूटने लगे। बारबी फिर भी धीरे धीरे आगे बढ़ती रही। आभूषणों की झनकार से वातावरण संगीतमय हो गया। अब वो अपने पति के घर की सीढ़ी तक पहुंच जाती है। इसमें बारबी का अपने पंखों को काट देने के पीछे का भाव है। विवाह के बाद अब उसे कुछ पारिवारिक बंधनों का निर्वाह करना होगा।
अपनी आज़ादी को परिवार, रिश्ते और समाज के लिए समर्पित कर देना होगा। स्थानों अथवा पेड़ पौधों के सूखते जाने का अर्थ है स्त्री के इस दुख और पीड़ा को मात्र प्रकृति ही समझ सकती है। गहन पीड़ा के इस भाव की अभिव्यक्ति के लिए शब्दों का सहारा नहीं मिल पा रहा है। प्रकृति मौन सहचरी बनकर चल रही है। उसी से जन्मी, उसी के साथ लगातार रोते हंसते नाचते गाते स्त्री चल रही है। स्त्री को ससुराल जाना ही होता है। यह पीड़ादायक है, किंतु इससे जीवन का सौंदर्य बढ़ता है। उसके आभूषणों की ध्वनि से संगीत पैदा होता है। विरह में जीवन है, संगीत है, सृजन है। रिश्ते बढ़ते हैं, समाज मजबूत होता है। भाइयों के आंसू से बारिश का बन जाना इसका द्योतक है कि स्त्री ही विरह में तड़पती है, ऐसा नहीं है। पुरुष भी उतने ही पीड़ा को अनुभव करते हैं। उनके रुदन की गहनता को धरती जानती है, अर्थात प्रेम की गहराई को प्रकृति ही जानती है। बारिश के बूंदों को गिना कैसे जा सकता है। उनकी पीड़ा को अभिव्यक्त करने के लिए स्वयं बादल को ही बरसना होगा। इसका एक आध्यात्मिक अर्थ भी है कि बादल, पेड़ पौधे इत्यादि सब एक से ही उत्पन्न हैं। हम परिवार हैं, इसलिए एक दूसरे के सुख दुख में शरीक है। पोदी बरबी का विवाह के बाद चल देना इस बात का भी संकेत है कि आदि समुदाय अन्य स्थानों की ओर अपने भाइयों अर्थात तानी वंश के लोगों को छोड़कर यात्रा को निकल गए। चूंकि वह आदि समुदाय की माता है, अतः उसका विवाह सामान्य स्त्री की नहीं होकर संपूर्ण एक समुदाय का है। यही कारण है कि भाइयों का रोना, बारबी का अपने पंखों को काट कर रख देना ताकि सदा स्मरण रहे कि वो उन्हीं का ही अंग है, यह साधारण घटना का द्योतक नहीं है। तानी वंश के लोगों ने उनको विदाई दिया। इस दृष्टि से ये वेदना और पीड़ा का गीत भी है। जीवित रहने के लिए यात्रा जरूरी थी। इस तरह एक ही परिवार के लोग अलग अलग दिशाओं की तरफ बढ़ने लगे। आदि लोग गर्म प्रदेशों की तरफ बढ़ चले थे। तानिंगोलू सोजुए साजिंजा, लिबार में बारबी में साजिंजा, दोन्यांग में दने में जाजिंजा, दुमलो दने में जाजिंजा, पुदिलो देने में जाजिंजा, अर्थात तानी वंश की पुत्री पोदी बारबी का ससुराल में बहुत धूमधाम से स्वागत हुआ। घर के भीतरी स्थान में बाएं तरफ सभी आभूषणों को रखकर बांस से बने छड़ी के कोनों को चीरकर उसके सहारे ओ यानी स्थानीय शराब, मकई और तमी अतंग यानी मरुआ से बने पाउडर को मिलाकर छिड़क दिया। खाद्य पदार्थों को घर के कोने में रख दिया गया, उस पर भी अथिंग छिड़क दिया गया। आज भी अतंग और ओ घरों में पर्व के अवसर पर बांस के वेदियों पर छिड़काया जाता है। ये प्रकृति की ओर आशीर्वाद का प्रतीक है, अतः इसे शुभ माना गया है। इस तरह हमारी पुरकी माथा पोदी बारबी की कथा, लोक गाथा प्रस्तुत करने की शैलियों, जाइंग, बारी आदि माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी संरक्षित है। उनके द्वारा पहने गए आभूषणों को ही वर्तमान में आदि लड़कियां पहनती हैं, क्योंकि वो अपने भाइयों के साथ खूब हंसती खेलती नाचती गाती थी। यहाँ तक कि अपने विवाह गीत भी स्वयं गाती थी। अतः आज भी पर्वों में नाच गाकर उनका स्वागत किया जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इंग पर में आप सभी सुनने वालों से इजाज़त चाहूँगी। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हाइका आइरुदो पायालिंचो।